बोल देते हैं जैसे कोई अपन नॉर्मली एक माइनर अटैक था। वो माइनर अटैक क्या था? वो माइनर अटैक यही था कि 50% या उससे थोड़ा कम ब्लॉकेज है, पर ब्लॉकेज है। वो यही है, फेज 3 में दिखाया है, थोड़ा फेज 4 में और उसको दिखा दिया। तो ये अपने मेजर अटैक में जाएगा। पूरी लगभग पूरी वेसल एकदम ब्लॉक होने वाली है इसमें, फोर्थ में। तो ये क्या अपना मेजर अटैक, जब पूरी ही वेसल को अगर नहीं मिलेगा तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन बॉडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। खाना खाए बिना रह सकता है, पर ऑक्सीजन के बिना नहीं रहा जा सकता। तो इसलिए क्या है, हार्ट की जो वेसल्स है उनको प्रॉपर फ्लो नहीं रहेगा तो हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो डेड हो जाएगी। कहीं होके देखा होगा तो गैंग्रीन हो जाती है। अगर पैरों में देखा जाए तो ऑक्सीजन नहीं मिलती, ब्लड फ्लो रुक जाता है पैरों की, किसी का डायबिटीज है तो फिर वो गैंग्रीन काले होके झड़ जाते हैं पैर, काटना पड़ता है। तो ऐसे ही हार्ट की मसल्स होती है, ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा तो हार्ट की मसल्स भी डैमेज हो जाएगी। तो यही है। तो अभी ब्लड क्लॉट ऐसे ही दिखाया गया। इसकी ये हार्ट की वेसल्स है, इसमें मेम्ब्रेन में वही क्लॉट दिखाया गया। ये आर्टरी में प्लाक के रूप में, ये आप देख सकते हैं इसमें प्लाक बन गया जैसे, तो ये डिपॉजिट हो गया। ठीक है। अब देखिए इसके हार्ट की अगर कोई भी अगर दिक्कत आती है तो उसके मेनली अपन को सिम्टम्स क्या नजर आता है? जैसे पेन होगा। अब हार्ट का सबको पता है इस साइड रहता है, मेनली लेफ्ट साइड में अपन क्या देते हैं, ठीक है, लेफ्ट या बीच में रहता है वैसे थोड़ा, तो अपन मेनली ये क्या देते हैं, तो वहां पे जहां पे स्ट्रक्चर है वहीं पेन होएगा। तो हार्ट में पेन, फिर वो पेन क्या होता है, किस वजह से होता है कि अपने हार्ट की वहां की मसल्स डैमेज हो रही है। फिर वो क्या, सिंपैथेटिक जो एक सिस्टम होता है वो एक्टिवेट कर देता है बॉडी में, पसीने आने शुरू हो जाते हैं। देखा हो किसी का अगर हार्ट अटैक होता है तो उसके पसीने आते हैं, पसीने आएंगे, ठीक है, एक्सेसिव स्वेटिंग होएगी, पेन होएगा। और क्या होता है, जो पेन है ना वो रेडिएट करता है, यहाँ से रेडिएट करता हुआ चल जाएगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि नर्व्स होती है ना एंटीरियर की और लेफ्ट की, लगभग लगभग क्या मतलब एक ही ओरिजिनेट, एक ही नर्व होती है। तो लेफ्ट साइड में जाएगी, लेफ्ट साइड से अपने नेक में चल जाएगी, सर्वाइकल वेसल्स होगी, नर्व्स होगी, तो एक ही जगह चली जाती। तो ये पेन अपने दिखेगा। तो ये सिम्टम्स है जो आप लोगों ने देखे होंगे किसी भी रिलेटिव में या किसी में, तो आपने ये सारे सिम्टम देखे होंगे किसी में। तो ये सारे इसके सिम्टम है। अब हार्ट में अगर कोई भी, मेनली हार्ट अटैक की बात करें, वैसे तो हार्ट की बहुत सारी दिक्कत है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी है। ये मेजर जो चीज है अपन जो सुनने में आता है। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, वही प्लाक बन गए। तो अब इसकी सर्जरी होती है। सर्जरी में क्या सुना हो, छल्ले डले हैं इसके, तो छल्ले डले, छल्ले क्या चीज होती है, वो स्टेंट होता है। स्टेंट में आपको सेकंड वाले इसमें दिखाया गया कि एक मैश, एक तरीके की स्टेंट क्या है, चौड़ी सी होती है, वो आपके डाल दी गई है। वो क्या करेगी, उसको डायलेट करके रखेगी। जैसे मैंने कोई वेसल में एक अंगूठी फंसा दी तो वो क्या है, उसको खोल के रखेगी। पर हर चीज की एक लिमिट होती है। तो वो कितने दिन चलेगी, 10 साल, ये इनकी लिमिटेशन होती है। अलग अलग मेटल की बनी होती है तो उनकी अलग अलग लिमिटेशन है। पर हर एक चीज के साइड इफेक्ट होता है। आप कोई भी चीज बाहर से एक्सटर्नल लोगे तो कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करेगी बॉडी पे। तो ये सारी चीज होती है, पर ये परमानेंट इलाज नहीं है। आपने यहाँ तक आने ही क्यों दिया, बड़ी बात यह है, यहाँ तक सिचुएशन आई ही क्यों, ठीक है। तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं और क्यों हुए, और उनको हम कैसे प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं, जिसे हम बचा सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर बाई चांस हो गया तो आगे ना हो इन फ्यूचर में, तो हम वो क्या होता है पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस, वो कैसे बचाएंगे, ठीक है। तो हमारा मेनली वो कहता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम बचाने पे ध्यान देंगे, ना कि ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो आप हॉस्पिटल में करा लोगे, पर अपन प्रिवेंशन पे ध्यान देंगे कि होने ही ना दे किसी चीज को, या बाई चांस अगर हो गई है तो फर्दर ना हो वो चीज, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई ये नहीं कहेगा, कोई भी आप हॉस्पिटल में जाओगे कहीं भी कि ये चीज हो गई दोबारा नहीं होगी, ठीक है, इस वेसल में नहीं होगी। कोई आपके ये हार्ट में कई सारी मेन आर्टरीज है, इस आर्टरी में चलना डलवा लिया, ठीक है, इसमें नहीं बनेगा क्लोट, पर अगर दूसरी आर्टरी में बन जाएगा, ठीक है, परमानेंट आपकी दवाई चलेगी। एक दूसरे दिखाया इसमें बैलून। बैलून में क्या होता है, इसमें वही डाल के एक कैथेटर डालते हैं, उससे ये गुब्बारा सा फुला देते हैं और वो इसको डायलेट करके रखता है, तो फ्लो मेंटेन हो जाता है। एक ये है, ये सर्जरी के नाम है इनके।
अब इस पे अपन आते हैं कि वही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम चीजों रखेंगे तो हमारी सब वो पैसा किसके लिए है, हेल्थ के लिए। तो अपनी हेल्थ को ध्यान रखेंगे। और हमेशा ये चीज रहती है कि अच्छी चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती है, ठीक है। जो आसानी से मिल जाए वो अच्छी चीज नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और उसकी वैल्यू भी नहीं होती कोई भी। तो ऐसे ही है, सप्लीमेंट्स भी ऐसे होते हैं। कई ये लोग सोचते हैं कि ये सप्लीमेंट्स महंगा क्यों है, बहुत महंगा, ये महंगा। अरे सप्लीमेंट महंगे हैं क्योंकि वो अच्छे हैं। अच्छी चीजें महंगी ही होती है। अगर हम हमारी कीमत मिल रही है, अगर कोई कुछ बन गया उसकी कीमत है, क्यों वो महंगा हो जाएगा। अब कोई क्रिकेटर है या कुछ भी लगा लो, वो महंगा है, उसकी वैल्यू है। सस्ते लोग, वो पहले भी वही था, कोहली आज भी कोहली है, पर आज उसकी कीमत है, पहले नहीं थी। तो वो चीज है। तो इस पे देखते हैं अब हम हमारे हेल्थ, हार्ट के हेल्थ के बारे में। हार्ट में क्या क्या चीज है जो अपन को कोज करती है, जैसे कई सारी है। हार्ट अटैक के कारण क्या क्या हो सकता है, कई सारे कारण हो सकते हैं। मेनली वही अपने, या तो हार्ट में कोई भी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गई, ट्राइग्लिसराइड्स अपन, या स्मोकिंग करता है कोई, ठीक है। तो ये सारे मेनली कारण है। स्मोकिंग से भी क्या होता है कि हार्ट की जो वेसल्स होती है ना, वो स्टिफ हो जाती है, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, वही हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें। शुगर एक्सेसिव लेगा तो डायबिटीज होगी। डायबिटीज होगी तो उसके बाद उसके वो शुगर ट्राइग्लिसराइड वही वेसल में जमा हो जाने लग जाएगी, फिर वही उसके हाइपरटेंशन, वही हार्ट फेलियर हो जाएगा। हाइपरटेंशन के बाद हार्ट फेलियर होना, एक ये मान लो कि हार्ट हाइपरटेंशन है तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं बाद में हार्ट फेलियर हो जाए, क्योंकि बीपी हाई रहेगा, किसी की अरिथमिया होगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी प्रॉपरली। तो हार्ट को है ना ज्यादा पंप कर रहा है, जल्दी जल्दी कर रहा है, तो पर वो जल्दी कर रहा है, पर वो एक प्रॉपर ब्लड तो नहीं ले जा पा रहा। जैसे एक बार में, जैसे हर एक कॉन्ट्रैक्शन में लगभग 75 ml के आसपास ब्लड ले जाते हैं। मतलब वो 5 लीटर वो 1 मिनट में ले जाना है उसको, तो लगभग 5 लीटर ले जा रहा है। पर वो एक तो 72 कॉन्ट्रैक्शन में ले जाए, और एक बार उसको 120 बार कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ रही है। तो 120 बार कॉन्ट्रैक्शन पे हार्ट पे जोर आ रहा है ना, तो हार्ट पे जोर आएगा, धीरे धीरे हार्ट की हाइपरट्रोफी हो जाएगी। तो हार्ट की कई सारी दिक्कत करके रखना है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो उसके लिए क्या, हमारी वेसल्स अच्छी रहे, हमारी मसल अच्छी रहे, मेनली ब्रॉड टर्म में देखा जाए। तो वो कैसे करेंगे अपन, तो हार्ट की मसल्स, पहली बात मसल्स पे आता है, क्योंकि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स से बना हुआ है। तो मसल्स कैसे बनी हुई होती है, आप सभी लोगों को पता है। मसल्स अपन सब ये मानते हैं कि प्रोटीन्स है मेनली, हाँ मेनली प्रोटीन्स है, ठीक है। मस्कुलर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो ये अपने क्या मसल से बना हुआ है। तो मसल्स के लिए अपन को प्रोटीन जरूरी है। तो प्रोटीन जैसे अपना ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, तो ये ही क्यों ले, दूसरा प्रोटीन पाउडर क्यों ना ले, ये दिमाग में आता है कि यही क्यों ले। तो इसका ये कारण होता है कि जैसे ये रहता है कि एक होता है कि पेडका स्कोर होता है, जो प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी को बताता है। ये प्रोटीन इजी डाइजेस्टेबल है नहीं है, उसको बच्चा भी खा सकता है, नहीं खा सकता, क्योंकि बच्चों की गट है ना इतनी मैच्योर नहीं होती शुरू में, बाद में मैच्योर होने लग जाती है वो, ठीक है। पर बच्चों की, पर बड़ों में भी क्या, एक इजी डाइजेस्टेबल चीज हमें ज्यादा जरूरी है। मैंने प्रोटीन तो ले लिया 100 ग्राम, पर वो डाइजेस्ट ही नहीं कर रहा, वो फीकल मैटर में निकल रहा है, फीसिस के थ्रू निकल रहा है, स्टूल के थ्रू, तो मेरे को उसका फायदा क्या है प्रोटीन का। तो कई ऐसे हैं हेल्थ प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं प्रोटीन के नाम पे, तो क्या करेंगे, प्रोटीन तो उसमें बहुत सारा है पर वो डाइजेस्ट ही नहीं होता, तो फिर उसका लेने का फायदा क्या होगा। तो हमें जो लेना है वो इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। तो इजीली डाइजेस्टेबल क्या है, डाइजेस्टेबिलिटी के लिए अपना क्या होता है, एक पेड का स्कोर होता है। तो वो 0 to 1 होता है, तो 1 मैक्सिमम है उसका। तो अपना इसका होल प्लांट प्रोडक्ट का 1 है, ठीक है। तो 1 है तो बहुत ज्यादा इजीली डाइजेस्टेबल है, इसको बच्चे भी ले सकते हैं, किसी भी चीज में मिला के ले लो, चाहे रोटी में मिला लो, चाहे किसी में मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, ठीक है। तो ये प्रोटीन हो जाएगा अपनी मस्कुलर ग्रोथ के। और प्रोटीन हर एक मसल्स का ध्यान रखेगा, हार्ट की नहीं बॉडी के और मसल्स का भी ध्यान रखेगा। तो प्रोटीन तो रिक्वायरमेंट रहती है सबको, ठीक है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कभी इंसान की एक नॉर्मली देखा जाए तो किसी की पूरी नहीं होती, किसी की भी पूरी नहीं होगी, विदाउट सप्लीमेंट किसी की भी नहीं हो सकती।
मैं ये कहता हूँ, हम दिन में मुश्किल से मुश्किल 20 लेते हैं, 20 ग्राम मुश्किल से मुश्किल। पर हमारी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, जितना वेट है इंसान का। अगर मेरा 70-75 वेट है तो मुझे 75 चाहिए, तो मैं रिक्वायरमेंट कैसे करूंगा? तो मुझे सप्लीमेंट चाहिए ही चाहिए। और ये सोचते हैं ना वो क्या करेंगे लेके, ठीक है कोई बात नहीं। हेल्थ ऐसी चीज है जो एक दिन में नहीं बनाई जाती। हेल्थ ऐसी चीज है जो हमें सिम्टम भी अभी नहीं दिखेंगे, पर उसका एक क्रोनिक क्रोनिक डिजीज में चली जाती है हम नहीं लेंगे तो क्रोनिक हमें ध्यान भी उसका एक रेगुलर रखना पड़ेगा। रोज रोज सप्लीमेंट में वो चीजें लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि जो मेरे दिक्कत हुई मैंने 1 महीना खा लिया, उसके बाद ठीक है 1 महीने में मान लो मैंने क्या है जैसे बाइसेप्स बना ली, फिर उसके बाद 1 महीने बाद अगर प्रोटीन बंद कर दिया तो मेरी फिर बाइसेप्स कैसे, फिर वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो एक प्रोटीन एक वो चीज है जो रोज का प्रोसेस है। रोज बॉडी में रिक्वायरमेंट है मेरी 75, तो मुझे रोज ही लेनी पड़ेगी। ये नहीं है मैं एक दिन पूरा पाउडर का डब्बा खा जाऊं, वो तो फिर वैसे नहीं करेगा, क्योंकि डाइजेशन का भी एक लिमिट होती है। हर कुछ सब कुछ ये नहीं है कितना ही डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोटीन पाउडर है तो ये अपना नेचुरल सोर्स से बना है, पहली बात। ठीक है, नेचुरल सोर्स है। नेचुरल सोर्स होने के और सिंथेटिक होने की क्या है, इनके रिएक्टिविटी कम होती है। जैसे किसी के कई चीजों से क्या होता है, रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, नेचुरल सोर्स है, प्लांट है, तो एक हर्बल एक जो वो चीज है कि वेज उसमें आता है, तो फिर उसकी भी दिक्कत नहीं है, एक वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई चिकन मीट ये सारे प्रेफर नहीं करते, तो ये वैसे भी ठीक है। अब आते हैं ओमेगा 3। ओमेगा 3 ये क्या चीज है? ओमेगा 3 ये क्या है, अपने फैटी एसिड्स होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो ओमेगा 3 अनसैचुरेटेड में आता है। सैचुरेटेड क्या होता है, जैसे ये समोसे वाले होते हैं, बार बार उसको कढ़ाई में घुमाया जाता है, बार बार वो तेल फ्राई हो रहा है, तो उसके बाद वो सैचुरेटेड बन जाता है। तो सैचुरेटेड क्या होता है, बॉडी में जमा हो जाता है, उसकी कैपेसिटी होती है जमा होने की। जमा होने की कैपेसिटी क्या होती है कि उसमें एक केमिस्ट्री में बताते हैं कि बॉन्ड्स का प्रोसेस होता है, जैसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये वाले डबल बॉन्ड है तो इजिली टूट जाता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड या कोई भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो उसके बॉन्ड्स टूट जाएंगे, वो डाइजेस्ट हो जाएगा और वो यूज में आएगा, जमेगा। और ओमेगा 3 क्यों, ओमेगा 6 या 9 क्यों नहीं? कई सारे आते हैं 6, 9 अलग अलग होते हैं। तो ओमेगा 3 क्यों? ओमेगा 3 रिक्वायरमेंट असेंशियल फैटी एसिड्स में है अपने। ये बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी फंक्शनिंग के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये इसके अलग अलग जगह पे इसके वो देखे गए हैं कि इसके क्या क्या यूजेस है। जैसे ये प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है। प्रेगनेंसी में भी क्या है इसका वो है, इनकी क्या होता है, एक ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे किसी के खून गाढ़ा हो रहा है तो उसको पतला भी कर देता है, तो ब्लड फ्लो मेंटेन भी रहेगा उससे। ठीक है, वो प्रॉपर्टी भी होती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटी इंफ्लेमेटरी। एंटी इंफ्लेमेटरी इनकी ये देखोगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, स्पेशली ओमेगा 3, इससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में। बॉडी में इन्फ्लेमेशन हर किसी के किसी स्पेसिफिकली। तो डीएचसी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मतलब इसके तो ये कह सकता हूँ कोई अवॉइड कर ही नहीं सकता। डीएचए ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन और हार्ट के लिए। ये क्या है, अगर हम इसीलिए प्रेगनेंसी में या फिर बच्चों को देंगे तो उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छे से होगी। और लेट देंगे उतना बच्चों के लिए खराब रहता है। ठीक है, ब्रेन का डेवलपमेंट 95% 2 साल की उम्र तक ही हो जाता है बच्चों का। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हम 2 साल की उम्र तक एक थायराइड और एक ये अपने ओमेगा डीएचए, इन चीजों को अवॉइड ना करें। तो ये सारे बहुत ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए और हार्ट की फंक्शनिंग के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हम ध्यान रखें। इसके अलावा इन एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बॉडी में सूजन नहीं आने देती, या आ गई तो उसे कम करती है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये ब्रेन में और क्या करती है, मेमोरी का एनहांस करती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति होती है उसे बढ़ाती है। तो ये सारे इसके इसके कुछ इफेक्ट्स है। तो ये इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स है। उसके अलावा फिर अपने क्या आता है कि ये और भी बाकी कई सारी चीजों में बचाती है, जैसे डिप्रेशन से बचा लेगी। और मेल में ये मेल में या फीमेल में लगा लो,
ये क्या है, इनफर्टिलिटी से बचाती है। इनफर्टिलिटी क्या, जैसे स्पर्म काउंट वगैरह उसको मेंटेन करके रखती है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। फीमेल्स में प्रीटर्म डिलीवरी से बचाती है, जल्दी बच्चा हो जाता है किसी के टाइम से पहले, उससे भी। तो ये सारे इसके बेनिफिट है। अब क्या है गार्लिक, गार्लिक का क्या है, गार्लिक के भी बहुत ज्यादा, ये तो देख अपन ने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हर एक चीज में कहते हैं कि गार्लिक, लहसुन तो डालना ही चाहिए। ये बाव, जैसे ऐसे माँ भी बोलते थे, तो बाव वगैरह इन सारी चीजों प्रेशर को अपने कम करके रखता है। ब्लड प्रेशर को, वही ब्लड थिनिंग की इसकी प्रॉपर्टी है। ट्राइग्लिसराइड को अच्छे वाले को बढ़ा के रखता है, गंदे वाले को कम करके रखता है, इसके ये भी प्रॉपर्टी होती है। कोलेस्ट्रॉल को कम कर लेंगे, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट, जो कोएंजाइम क्यू की भी देखें हम। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक चीज के लिए अपन देखते हैं कि बॉडी में क्या होता है, किसी भी चीज से कुछ भी हम खाना खा रहे हैं ना, तो ये समझ लो कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स तो बन ही रहे हैं, और जितना ज्यादा खा रहे हैं उसकी बॉडी में उतने ज्यादा फ्री रेडिकल बन रहे हैं। क्योंकि ये प्रोसेस ही ऐसा है कि बॉडी में अगर खाएंगे तो फ्री रेडिकल बनेंगे ही बनेंगे। तो हमें उसे बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट तो लेते ही रहना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है जैसे कोएंजाइम क्यू। कोएंजाइम क्यू एक एंटीऑक्सीडेंट है। वो कैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ब्लड हर एक सेल के अंदर है। ये क्या करे, एनर्जी प्रोडक्शन के काम में आती है। अब बॉडी में एनर्जी कैसे मिलती है, बॉडी में एनर्जी मिलती है कि एटीपी की फॉर्म में, एक प्रोसेस के थ्रू एटीपी बनती है बॉडी में, और वो अपन को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो कोएंजाइम क्यू उन एटीपी बनाने में हेल्पफुल रहता है। तो वो अगर बॉडी में एनर्जी, कोएंजाइम क्यू नहीं होगा, तो मान लो एक चेन है, वो जहां पे टूट गई तो वहां पे वो चीज नहीं होगी। तो कोएंजाइम क्यू ये नहीं होगा तो वो एक चेन टूट जाएगी, तो हमारे में एटीपी नहीं बनेगी। एटीपी के लिए दूसरा क्या है, ये फ्री रेडिकल से बचाता है। तो रेडिकल्स बनते रहता है, तो उनको तोड़ने का काम भी कोएंजाइम क्यू करता है। और कोएंजाइम की क्या फंक्शन है, ये क्या करता है कि अपने एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, जैसे स्किन पे, स्किन जैसे किसी की जल्दी कम उम्र में ज्यादा बूढ़ी बूढ़ी से लगने लग जाती है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, स्पेशली जैसे लड़कियां। तो वो क्या है कि ये क्रीम वो क्रीम वो क्रीम, पर उनका बेसिक क्या हो रहा है, बेसिक ये हो रहा है कि हमारे स्किन का टेक्सचर, हमारे शरीर में या तो स्किन में हाइड्रेशन नहीं है प्रॉपर, या फिर हमारे ज्यादा बॉडी में ये बन रहा है फ्री रेडिकल। तो उसको बचाने के लिए क्या है, अपना अंदर से ठीक करो, तो स्किन अपने आप ठीक हो जाएगी, ये सारी चीजें भी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे तो वो तो स्किन को भी यंग रखती है। बॉडी में इन्फ्लामेशन भी होती है, इन्फ्लामेशन भी वही है, फ्री रेडिकल बना रही होती है, तो उसको भी कम करके रखती है। तो वहां से भी अपन को बेनिफिट होगा। दूसरी बात क्या है, एटीपी है तो बॉडी में एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो जो जिम वगैरह कुछ भी करता है नॉर्मली भी, तो एनर्जी तो सबको ही चाहिए, तो उसके लिए भी कोएंजाइम क्यू बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है। और फ्री रेडिकल जैसे हम ये करते हैं, यूवी रेज है, बाहर तो सभी निकलते हैं घर से बाहर ही, यूवी रेडिएशन का आजकल फलाना डिग्राम बहुत टाइप की क्रीम भी आ रही है, पर वो सारी क्रीम, उनमें कुछ चीजें नहीं लिखी होती, जैसे एक सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, वो बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा क्या है, हम खाने में क्या लें जिससे हमारे, चलो फ्री रेडिकल बन रहा है, क्योंकि कोई भी यूवी रेज आएगी वो हमारे डीएनए को डैमेज कर देती है, ये हमारे क्या होते हैं फ्री रेडिकल बना रही होती है, वो फ्री रेडिकल डीएनए को डैमेज कर रहा है। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारा डीएनए डैमेज होना है। तो उस डीएनए डैमेज से बचाने के लिए हमें क्या है, वो ये एंटीऑक्सीडेंट चाहिए जो उस रेडिएशन से बचाए हमें। तो वो बचाएंगे तो हमारा कैंसर प्रिवेंशन भी होगा। तो ये कैंसर को प्रिवेंट करने में भी इनडायरेक्टली काम में आ जाती है। तो ये सारे इनके बेनिफिट इफेक्ट्स थे। थैंक यू, थैंक यू सो मच।